अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, हमारे एक ब्लॉगर हैं, मेरा उनसे कभी कोई बातचीत तो नहीं हुई है। कभी कभार इनकी कोई ट्वीट कोई चीज़ नज़र आ जाती है। हारिस सुल्तान नाम है। मुझे कुछ लोगों ने अक्सर मैसेज करते हैं, उसमें से किसी ने कहा था कि आप हारिस सुल्तान का इंटरव्यू करें। आई डोंट नो कौन है ये, क्या है। मैं कभी कभी इनकी कोई ट्वीट कोई पोस्ट नज़र आ जाती है, तो इनकी एक पोस्ट कल परसों मैंने देखी जिसमें उन्होंने लिखा था कि कुछ लोग हैं जो रशिया यूक्रेन वार में चाहते हैं कि अमेरिका और यूरोप तबाह हो जाए, और वो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। और वो यहीं रहते हैं, यूरोप और अमेरिका में रहने वाले कुछ लोग हैं जो टोटली एंटी अमेरिका एंटी यूरोप चल रहे हैं, और इस जंग में वो ख्वाहिश रखते हैं कि वेस्ट ये जंग हार जाए। उनको शर्म आनी चाहिए कि इनका खाते हैं और इधर ही रह के वो अभी भी उनके जहन से वो मुसलमानी सोच नहीं निकलती, वगैरह वगैरह। इस टाइप की इन्होंने कोई पोस्ट की थी। मैंने थोड़ी बहुत इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ी थी, थोड़ी बहुत ही पढ़ी थी। मतलब इसका पूरी बात का यही था। मैं समझता हूँ मैं उन्हीं लोगों में से हूँ जिनके बारे में हारिस सुल्तान बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये नहीं है कि मैंने रशिया को सपोर्ट किया है। मैंने जब भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है, मैंने यही कहा है कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, इन्वेड किया, दैट वाज टोटली रॉन्ग। मैं उसके रीजंस बताता हूँ कि इसके पीछे असल जो कारण है, जो कल्प्रिट है, वो अमेरिका है। और मैं अमेरिका का ना खिलाफ हूँ ना यूरोप के खिलाफ हूँ। आज दुनिया में पिछले 50-100 साल में जो तरक्की हुई है, डेफिनेटली अमेरिका की दी हुई है। सारी जायंट टेक्नोलॉजिकल और हर लिहाज से जो तरक्की हुई है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, उसमें अमेरिका का बड़ा किरदार है। और मैं यहाँ पे एज ए फ्रेंच सिटीज़न अगर मैं लंदन में रह रहा हूँ तो मैं पागल ही हूँगा जो मैं चाहूँगा कि यूरोप तबाह हो जाए। क्या अब 60 साल होने वाले हैं, 60वें साल उम्र का उसमें हूँ। अब मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ भागूंगा? हमने तो अपना उधर का दरवाज़ा भी बंद रखा हुआ है, पाकिस्तान वगैरह का भी। तो मैं पागल थोड़ी हूँ जो मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक क्रिटिक हूँ। जो मुझे गलत लगता है उसको गलत तो बोलूँगा ना। जहाँ बात गलत की आती है वहाँ पे मैं बात करता हूँ कि हाँ भाई ये गलत है। भाई आप मुझे अमेरिका के जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, वो पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट करती है। और अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो दुनिया के 200 मेजर कॉरपोरेट सेक्टर चलाते हैं। ये मैं पहले 50 बार बता चुका हूँ। और ये पिछले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से इनकी इसी पॉलिसी नहीं तो मारा है। इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में मैंने पिछले दिन एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था प्रूफ्स के साथ सारी चीज़ें कि हिटलर की नाजी फौज की सबसे बड़ी सप्लायर अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर थे। ये फोर्ड गाड़ियाँ, ये 70,000 मिलिट्री ट्रक इन्होंने नाजी फौज के लिए बनाए थे। कोका कोला वॉज फंडिंग देम। और पता नहीं जितनी अमेरिकन कंपनीज थी, IBM जर्मनी में, हिटलर की नाजी फौज को इन्होंने खूब लाद देते हैं एक बार और फिर जंग करो। ये इनकी एक पॉलिसी है जिसके मैं खिलाफ हूँ। आप मुझे बताएं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने कोल्ड वॉर शुरू की। कोल्ड वॉर में निस्बतन जंगें नहीं हो रही थी क्योंकि दुनिया 2 ब्लॉक्स में थी और दोनों ब्लॉक डर रहे थे। आप मुझे ये बताएं, कहाँ अमेरिका और कहाँ आके इसने वियतनाम पे हमला किया? कोई सेंस है क्या? वियतनाम से अमेरिका को खतरा था? चाइना के गोद में है वियतनाम, रशिया के नीचे है, कम्युनिस्ट ब्लॉक था, जाके अटैक किया। 17 साल वहां पे अपने भी फौजी मरवाए, वियतनाम के भी लोगों को मारा। ये गलत नहीं है? फिर जब कोल्ड वॉर खत्म होती है,
सोवियत यूनियन टूटता है तो एक एग्रीमेंट होता है, यूरोप वेस्ट के साथ, नेटो के साथ एग्रीमेंट होता है कि आप रशिया के बॉर्डर के साथ ईस्ट यूरोप में यूरोपियन यूनियन नेटो नहीं बढ़ाएंगे। इन्होंने कहा रशिया तो, क्योंकि रशिया में जो आखिरी सोवियत यूनियन की पोलिट ब्यूरो का सेक्रेटरी था गोर्बाचोव, जो सोवियत यूनियन का चीफ था, उसके बारे में सब कहते हैं कि CIA एजेंट था, उसने तोड़ा है ये। ब्रेज़नेव, रशिया वॉज स्ट्रॉन्ग, सोवियत यूनियन वॉज स्ट्रॉन्ग। आंद्रोपोव आया, चर्नेंको आया, ऊपर तले 2-3 सालों में 3 लीडरशिप बदली, उसके बाद ये आ गया गोर्बाचोव, उसने सोवियत यूनियन तोड़ा। इसके बाद रशियन फेडरेशन का प्रेसिडेंट वो बोरिस येल्सिन बना था, एक बेवड़ा, CIA लेके आई थी, रशिया मरा हुआ पड़ा था, बिल्कुल तबाह। फिर ये आया व्लादिमीर पुतिन, और इसने, रशिया एक सुपर पावर थी ना, 300 साल से सुपर पावर है, जार के रशिया दुनिया की बड़ी पावर्स में से एक था, आंख उठा के कोई नहीं देखता था उनकी तरफ। इसने रिवाइव किया कि भाई हम इतनी बड़ी पावर है, इतना बड़ा कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा जमीन के हिसाब से कंट्री है, रिसोर्सफुल कंट्री है, तेल गैस पता नहीं क्या क्या है उधर, एजुकेशन बहुत अच्छी है वहाँ की, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है। इसने रिवाइव किया और ये चुपचाप इनको समझाता रहा कि देखो बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, पूरा ईस्ट यूरोप यूरोपियन यूनियन में ले लिया, नेटो में ले लिया। कहाँ, मेरा ख्याल है 24 कंट्री का अलायंस था नेटो, आज 40 कंट्री का अलायंस बना दिया। आपने लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया सबको यूरोपियन यूनियन में भी ले रहे हो, नेटो में भी ले रहे हो। तो एक आदमी की बर्दाश्त की आप वो कर रहे हो, आपने जाके उधर, अब आप कर क्या रहे हो? यूक्रेन तबाह कर दिया आपने, भाई लड़ लो खुद ही। जैसे मैं कहता हूं पाकिस्तान को कि 75 साल से बजट खा रहे हो, कश्मीर आजाद कराएंगे, इंडिया से लड़ेंगे, गजवाइन करेंगे, कर लो भाई। इंडिया वाले, आर्मी वाले बेचारे कब से हाथ खुजला रहे हैं कि भाई कब आएंगे और कब हम इनको वेट कर रहे हैं, वो जाओ लड़ लो। यही चीज मैं अमेरिका को कह रहा हूं कि भाई कभी अफगानिस्तान में प्रॉक्सी वार लड़ रहे हो, कभी वियतनाम में लड़ रहे हो, कभी यूक्रेन में लड़ रहे हो, इराक में लड़ रहे हो, लीबिया में, सीरिया में, मतलब जंग के मैदान तुमने हर जगह बाहर बनाए हुए हैं। लड़ लो भाई, डायरेक्ट जाके रशिया से, चाइना से, जिससे लड़ना है लड़ लो। यूक्रेन, इस जंग में कौन तबाह हुआ? पूरा यूक्रेन तबाह हो गया। तो मैं इस कॉरपोरेट सेक्टर की पॉलिसीज को, जो कि आर्म्स कॉरपोरेट, फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेट, फूड एंड ग्रेन कॉरपोरेट, इसको चलाना होता है और इसके लिए जंगें जरूरी होती हैं। मैं ट्रंप की सपोर्ट करता हूं। ट्रंप वॉज ए अमेरिकन प्रेसिडेंट, मैं तो ट्रंप का सपोर्टर हूं। मैं अपने प्रेसिडेंट, फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं। ही इज द फर्स्ट यूरोपियन लीडर जो कि आके कह रहा है कि हाँ भाई हमें अमेरिका का दुमछल्ला नहीं बनना, हमें हर चीज में अमेरिका के पीछे पीछे नहीं चलना। पहला प्रेसिडेंट आया है जो इसने आके कहा, अभी चाइना से वापस आके, वो 2-3 इंटरव्यूज में कह चुका है। ये पहला यूरोप का लीडर है जिसने इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को एक प्रॉब्लम समझ के उसके खिलाफ एक्शन लिए। तो मैं तो कभी नहीं चाहूंगा। इसी तरह यूके की अगर पॉलिसीज गलत हैं, मैं यहां पे कंजर्वेटिव पार्टी का पेड मेंबर हूं बाकायदा, रोज मुझे 2-3 ईमेल आती हैं कंजर्वेटिव पार्टी की ऑफिस की तरफ से, इनकी मीटिंग्स में दावत आती है, सब कुछ है। लेकिन मैं एक पॉलिसी के खिलाफ हूं। इस पॉलिसी का नतीजा यह है कि आज यूरोप है ना, वो अमेरिका से बहुत पीछे चला गया है। और ये यूरोप में एक परेशानी की वजह है, यूरोपियन लीडर्स भी और यूरोपियन पब्लिक भी, कि गैप इतना बढ़ गया है कि यूरोप कहती है कि कल को अमेरिका यूरोप का लाइफ स्टैंडर्ड में फर्क नहीं था, आज अमेरिका बहुत अमीर हो रहा है इस जंग के नतीजे में।
और यूरोप गरीब हो रहा है। मुख्तलिफ यूरोपियन वो सर्वे हुए, उसमें पता चला कि यूरोप बहुत ही ज़्यादा तबाह हो रहा है। अभी एक ब्रसल्स में एक सर्वे हुआ, 11 मुल्कों में, यूरोपियन यूनियन के 11 मुल्कों में सर्वे हुआ। उसमें पब्लिक ने सेटिस्फेक्शन नहीं दिखाई। उन्होंने नहीं कहा कि हम यूक्रेन वॉर में यूरोप की इन्वॉल्वमेंट को पसंद करते हैं, क्योंकि यूरोप का हाल खराब हो रहा है। यूरोप इस जंग में सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। और जो स्ट्रेस है कि अगर अमेरिका ने कोई उल्टी सीधी छोटी मोटी भी गलती कर दी तो फिर पुतिन ने एटम बम मार देना है। भाई पुतिन, अगर इसको रशिया की सर्वाइवल का वांदा आएगा। देखें, बड़े बड़े अब स्कॉलर, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने भी अभी एक आर्टिकल लिखा था, उसमें यह कहा था कि क्रेमिया, जिस पे पुतिन ने 2015-2016 में कब्जा किया, यूक्रेन का पार्ट था, मतलब कंट्रोवर्शियल पार्ट था जिस पे रशिया ने कब्जा कर लिया। और वहाँ की जो रशिया के वेस्ट में जितनी पोर्ट्स हैं वो रशिया के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उसकी ट्रेड के लिए, उसकी मिलिट्री, क्योंकि नेटो आके बिल्कुल सामने बैठ गया है और उसके पास एटम बम भी हैं। अमेरिका, अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें था कि अमेरिका क्यों इस जंग में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहा, क्यों डायरेक्ट नेटो को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। इसलिए कि उसमें लिखा था उस रिपोर्ट में कि एक साइकोपैथ भी प्रेसिडेंट होगा ना, वो भी 10 बार सोचेगा कि रशिया के पास इतने एटम बम हैं। अलास्का से आप यूं पत्थर मारो तो रशिया में गिरता है, रशिया से पत्थर मारो तो अलास्का में गिरता है। अलास्का अमेरिकन स्टेट रशिया से खरीदी थी आज से 150-200 साल पहले। तो एटम बम अमेरिका को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन यूरोप तो बिल्कुल निशाने पे है। यूरोप तो पूरा यूरोप निशाने पे है, तो एक स्ट्रेस नहीं है यहाँ पे, तो ये एक अच्छा अमल है। तो अजीज दोस्तों, मैं अमेरिकन पॉलिसीज के खिलाफ हूँ जो कि ये कंटिन्यूस चल रही हैं। मिलियंस ऑफ लोग मार दिए भाई पिछले 40 सालों में अपने जंग की मशीनरी चलाने के लिए कि इनकी फैक्ट्रियां हथियार बनाती रहें। इन्होंने अमेरिका में हर आदमी के हाथ में बंदूक दी हुई है। मैं हैरान रह गया, ये एक सर्वे आया, पता चला कि अमेरिका में हर 100 आदमियों के अंदर 120 बंदूकें हैं, यानी एक आदमी के पास एक से ज्यादा बंदूकें, 120 बंदूक पर 100 पर्सन्स। दूसरे नंबर पर यमन है जिसकी 52 है 100 आदमी पे। हथियार की फैक्ट्री चलानी है तो इसके लिए आपको दुनिया की तबाही करो। भाई आप मुझे यह बता दें कि लीबिया का क्या कसूर था, सीरिया का क्या कसूर था, क्या आपको उधर हमला करना पड़ा? कौन सा लीबिया सीरिया ने कुछ आपके ऊपर 9/11 किया था या कुछ किया था? 9/11 में कौन सा इराकी था, कौन सा अफगानी था कि आपने अफगानिस्तान और इराक पे भी हमले किए? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बाद में खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं टोनी ब्लेयर के इट वाज अ रॉन्ग न्यूज, हमारा अंदाजा गलत था। आपके गलत अंदाजे पे आपने मिलियंस ऑफ लोग मार दिए, तो इंटरनेशनल लॉ के तहत इसकी सजा होती है, वार क्राइम्स की सजा है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट मौजूद है, आपको उधर सजा मिलनी चाहिए थी। आप तो आज भी 5 स्टार लाइफ गुजार रहे हो। मतलब आप इतना बड़ा क्राइम करके भी जॉर्ज बुश, टोनी ब्लेयर, बराक ओबामा आज भी दुनिया में, मतलब बराक ओबामा स्कॉलर बने फिरते हैं, साले 2% का आदमी जिसने मिलियंस ऑफ लोग मार दिए। ना इराक ने कुछ किया था अमेरिका के खिलाफ, ना लीबिया ने किया था, ना सीरिया ने किया था। आपने सूडान, यमन, पता नहीं कहां कहां अपनी जंगें फैला दी। तो उस पर बात नहीं करेंगे। हम कहां चाहते हैं कि अमेरिका तबाह हो, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि अमेरिका दुनिया को तबाह करे। यह है मेरा पॉइंट।
मैं इस वेस्ट में रहता हूं, मैं कैसे सोच सकता हूं कि ये तबाह हो जाए? मेरी तो चलो क्या जिंदगी रह गई, आगे मेरे बच्चों ने इधर रहना है। मैं क्यों चाहूंगा कि ये तबाह हो? लेकिन मैं इस पॉलिसी पे क्रिटिसाइज तो कर सकता हूं जो मुझे गलत लगती है। या मैं भी यूरोप के लीडर्स की तरह शुरू हो जाऊं, नहीं नहीं अमेरिका इज ऑलवेज राइट। अमेरिका वॉज राइट फ्रॉम 2016 टू 2020, ट्रंप का पीरियड 4 साल का बिल्कुल सही चल रहा था। जंगें खत्म कर रहा था, फौजें वापस बुला रहा था, सीरिया का मामला खत्म किया, लीबिया का मामला खत्म किया, अफगानिस्तान से वापस बुलाने के लिए नेगोशिएशन दोहा में शुरू किए, सब कुछ किया। पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है, हमने बिलियंस ऑफ डॉलर दिए, बंद करो पाकिस्तान को पैसा नहीं देना। दुनिया से आतंक खत्म करने की कोशिश कर रहा था। यह कैसे अमेरिकन कॉरपोरेट सेक्टर को पसंद आए? देखें, यूटिलिटी बिल्स पूरी दुनिया में सबसे महंगे कहाँ हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, कूलिंग, वाटर, गार्बेज, इन सब की जो हम हर महीने यहाँ पे पेमेंट करते हैं ना, कौंसल टैक्स हमारा कटता है, पानी का बिल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं, गैस का बिल देते हैं, यूटिलिटी बिल्स पहले दुनिया में सबसे महंगे। टॉप 12 कंट्रीज आर यूरोपियन। टॉप 12 कंट्रीज दुनिया में सबसे महंगे यूरोप के हैं। और मैं हैरान हूं, यूके का लिखा है कि $252। भाई साहब, मेरा खाली गैस का बिल, गैस और इलेक्ट्रिक का बिल 389 पाउंड है। पाउंड, डॉलर नहीं, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी का। हमारा काउंसिल टैक्स, कचरा उठाना और ये और वो 250 पाउंड है। पानी का बिल 132 बिल। ये 3 चीजों का ये बिल है। 389, 250, 132। ये तकरीबन 800 पाउंड, $900 के बराबर हो गया। ये कह रहा है यूके में 252। कौन सा यूके, हमें समझ नहीं आती। ये हम ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं, ये यहाँ का, मैं जहां रहता हूं, 5 आदमियों की हमारी फैमिली में। ये खाली 3 सर्विसेज के बिल दे रहा हूं। इंटरनेट अलग, फोन अलग, टेलीफोन अलग, टीवी अलग, मोबाइल्स अलग, 5 मोबाइल हैं करके, ट्रांसपोर्ट अलग। इतनी महंगाई में हम रह रहे हैं तो हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे कि ये गलत पॉलिसियां हैं। इसी यूरोप में भाई, हम मुझे रहते हुए 1990 से आया हूं मैं इधर, 39 साल हो गए। सॉरी, 39 साल पाकिस्तान छोड़े हुए 33 साल हो गए। नहीं थी भाई ऐसी महंगाई। ये अभी 2 साल पहले मैं पुराने घर में जहां पर रहता था, वहां पे 40 पाउंड हमारा पानी का बिल होता था। आज 132 पाउंड पानी का बिल है। वहां इलेक्ट्रिक गैस का बिल मेरा ख्याल है 112 या ऐसा कुछ आता था। आज 389 दे रहे हैं। वहां कौंसल टैक्स 60 पाउंड लेता था। तो भाई साहब, महंगाई इन्होंने बढ़ाई है तो हम इस पर, क्योंकि इनकी पॉलिसीज की वजह से। अब अमेरिका क्या कर रहा है? चाइना को पंगे ले रहा है। ताइवान को हम बचाएंगे, ताइवान को ये करेंगे, वो करेंगे। वो ताइवान को यूक्रेन बनाने के चक्कर में है। एक मिसाल है, जिस तरह पुतिन की फिरकी फिर गई, किसी दिन चाइना जाके अपनी फौजें भेज के ताइवान पर कब्जा कर लेगा तो क्या करेंगे? ताइवान को हथियार सप्लाई करेंगे। लड़ो लड़ो। ये तो ऐसा ही है कि बब्बर शेर का पिंजरा है, उसमें 4 बब्बर शेर हैं। एक बेचारे आदमी को डंडा दे के बोलो जाओ लड़ो। डंडा टूट जाए, दूसरा डंडा फेंको अंदर। हद होती है यार। और अब ब्लिंकन गया है अभी 18 जून को उधर चाइना में बैठ के क्या कह रहे हैं? हम ताइवान की इंडिपेंडेंस के खिलाफ हैं। अबे चाहते क्या हो? चाहते क्या हो? अगर ताइवान के इंडिपेंडेंस के खिलाफ हो तो ताइवान को क्यों प्रोवोक करे जा रहे हो फिर? तो हम इन चीजों के खिलाफ हैं। चाहे वो हारिस सुल्तान भाई हों या इसी सोच के लोग दूसरे हों, गोरे, किसी भी
एथनिसिटी के हों, रेस के हों, रिलीजन के हों, हम भाई सीधी सीधी बात करते हैं कि ये सब इंटरनेशनल अमन बर्बाद ना करें तो बेहतर होगा। लेकिन आपको अपनी सुपरमेसी कायम रखनी है तो भाई आप ये करोगे। अजीज दोस्तों, दूसरा मैं इनकी एक पॉलिसीज़ जो मुख्तलिफ चला रहे हैं, जिसमें एक जो भी मुझे बहुत एतराज़ है वो ये है कि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल के, उनको LGBTQ का पाठ पढ़ा रहे हैं, गेज एंड लेस्बियन। अभी व्हाइट हाउस में जो बाइडेन ने LGBTQ डे मनाया, प्राइड डे, उसमें मैं हैरान था उन पेरेंट्स के ऊपर जो छोटे छोटे गोद में बच्चे उठा के उनको प्राइड की जर्सियां पहना के वहां पे घूम रहे थे। ये क्राइम है। मैं किसी गे के खिलाफ नहीं हूं। जिसने भाई गे बनना है बनो ना भाई, जिसने लेस्बियन बनना है बनो, लेकिन वाई इट इज सो वंडरफुल फॉर्मूला ऑफ लाइफ कि आप इसको प्राइमरी स्कूल लेवल पे आप इसको बच्चों में प्रमोट कर रहे हो। ये एलन मुस्क ने इस पे कहा है कि ये बच्चों के साथ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो छोटे छोटे बच्चों को LGBTQ ग्रूमिंग कर रहे हैं प्रोपेगेंडा के साथ, ये क्राइम है। और इसने कहा कि ये अमेरिका की मोस्ट करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जो ये काम कर रही है। I was talking to a man the other day who was leaving, decided to immigrate, decided to leave this country. And I said, why are you leaving? He said, it's homosexuality. I said, what are you talking about? He said, 300 years ago, if you were homosexual, you were hanged, drawn, and quartered. 100 years ago, if you were homosexual, you were hanged. 50 years ago, if you were homosexual, you were flogged and given 20 years in prison. 20 years ago, if you were homosexual, you were fined £200 and sent to prison for 2 years. 5 years ago, if you were homosexual, you had a small fine and you were pardoned. Got off with a warning. I said, well, what are you leaving for? He said, I'm going before they make it compulsory. अजीज दोस्तों, अगेन आई एम सेइंग कि अगर कोई इंसान होमोसेक्सुअल है, वो उसका पर्सनल फेल है। मेरे लिए वो काम जो कर रहा है ये, वो उससे नफरत की वजह नहीं बन सकती, क्योंकि वो मुझे या किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहा उसका। अगर कोई होमोसेक्सुअलिटी को पसंद करता है और किसी को तकलीफ नहीं देता, किसी को जबरदस्ती नहीं करता, उसकी जिंदगी ये करे भाई। लेकिन सरकारी तौर पे जो अब यहां पे इंग्लैंड में प्राइमरी स्कूलों में, सेकेंडरी स्कूलों में लगे हुए हैं। अभी मैं पिछले दिनों कहीं घूम जा रहा था, वो पूरा रोड, पूरी मार्केटें, पूरे शॉपिंग मॉल में वो LGBTQ के झंडे लगे हुए थे और वो उसी में रंगा हुआ था। अरे भाई देखें, LGBTQ परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, अमेरिका में खाली 4.5% लोग हैं जो LGBTQ हैं। इंग्लैंड तो दूर दूर तक है ही नहीं। क्या है? हाँ, इंग्लैंड 2.7% पॉपुलेशन LGBTQ। आप पूरे शहर को, पूरे मुल्क को उसमें रंग रहे हो। वाई? It is violation of remaining 97.3% population. वो कह रहे हैं मुसलमान लोग इसके खिलाफ स्कूलों से अपने बच्चे को उठा रहे हैं। तो भाई साहब, मैं तो मुसलमान नहीं हूं, मैं भी खिलाफ हूं। क्या आप इसकी प्रमोशन नहीं करें भाई? जैसे जेंडर चेंज, रातों रात पता चलता है माँ बाप को कि बच्चे ने अपनी जेंडर ही चेंज कर ली। The left-wing gender insanity being pushed on our children is an act of child abuse. On day one, I will revoke Joe Biden's cruel policies on so-called gender-affirming care. Ridiculous. A process that includes giving kids puberty blockers, mutating their physical appearance, and ultimately performing surgery on minor children. Can you believe this?
I will sign a new executive order instructing every federal agency to cease all programs that promote the concept of sex and gender transition at any age. The Department of Justice will investigate Big Pharma and the big hospital networks to determine whether they have deliberately covered up horrific long-term side effects of sex transitions in order to get rich at the expense of vulnerable patients, in this case, very vulnerable. We will also investigate whether Big Pharma or others have illegally marketed hormones and puberty blockers which are in no way licensed or approved for this use. My Department of Education will inform states and school districts that if any teacher or school official suggests to a child that they could be trapped in the wrong body, they will be faced with severe consequences. I will ask Congress to pass a bill establishing that the only genders recognized by the United States government are male and female, and they are assigned at birth. The bill will also make clear that Title IX prohibits men from participating in women's sports. No serious country should be telling its children that they were born with the wrong gender, a concept that was never heard of in all of human history. Nobody's ever heard of this, what's happening today. It was all when the radical left invented it just a few years ago. ये नई नई चीज़ें आप जो लेके आ रहे हैं, दुनिया को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, सोसाइटी को डेवलप करें, प्रमोट करें, प्रॉस्पेरस करें, ना कि नेगेटिविटी की तरफ ले जाएं। अजीज़ दोस्तों, और भी मेरे पास 3-4 चीज़ें, अब लंबी हो गई है वीडियो, तो ये है मेरा पॉइंट। मैं चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका ने इस दुनिया में डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया है, तो बर्बाद ना करें। ये जो बर्बादी की तरफ सफ़र चल पड़ा है ना, ख़ास तौर पे कोल्ड वॉर के बाद से तो मुसलसल पूरी दुनिया में जंगें ही जंगें चल रही हैं। तो भाई साहब, अब वापस नई कोल्ड वॉर का ज़माना आ गया। रशिया भी आके पावरफुल खड़ा है, चाइना भी पावरफुल खड़ा है, और इंडिया, बड़े बड़े स्कॉलर्स की रिपोर्ट पढ़ी है मैंने कि इवन मुझे आज किसी ने एक चाइनीज़ के साथ उसका मुकालमा हो रहा था, चाइनीज़ प्रोफेसर के साथ, चाइना की यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाता है, उसका मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, उनकी जो व्हाट्सएप पे डिस्कशन हुई, तो वो कह रहा था चाइनीज़ प्रोफेसर कि आई वंडर that Modi's India is for developing faster than China and anyone else. And if it continues, no doubt India will be a superpower. तो दुनिया में अब सुपर पावर्स हैं, तो अब आप बजाय इसके कि जंगों का माहौल बनाएं, बेटर लाइफ की तरफ जाएं। आज अमेरिका के बारे में हम पढ़ते हैं रिपोर्टें, आधी पब्लिक मोटे हैं, वो क्या उसको इंग्लिश में लफ्ज़ है, मैं तो बेचारा अंग्रेज नहीं हूँ भाई, ऑब्सेटी ऐसे ही कुछ। मैं भी जेठालाल हूँ भाई, और तारक मेहता का जेठालाल भी इंग्लिश में कमज़ोर है। आधे से ज़्यादा ओवरवेट हैं। Can you say why America is the greatest country in the world? There is absolutely no evidence to support the statement that we're the greatest country in the world. We're 7th in literacy, 27th in math, 22nd in science, 49th in life expectancy, 178th in infant mortality, 3rd in median household income, number 4 in labor force, and number 4 in exports. We lead the world in only 3 categories: number of incarcerated citizens per capita, number of adults who believe angels are real, and defense spending, where we spend more than the next 26 countries combined, 25 of whom are allies. Now, none of this is the fault of a 20-year-old college student, but you nonetheless are, without a doubt, a member of the worst generation ever. So when you ask what makes us the greatest country in the world, I don't know what the fuck you're talking about. Yosemite? हर आदमी गेम्स खेलता रहता है और मेंटली, ये देखें, एक और रिपोर्ट आपके सामने जाते जाते रखता चलूं कि ये कि दुनिया में एक इन्होंने स्केल बनाया हुआ है, हैप्पीनेस का इंडेक्स बनाते हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, पूरी दुनिया नीचे है, यूरोप अमेरिका हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे आगे है। मज़े की बात देखें कि हर 1000 आदमी में से सबसे ज़्यादा एंटी डिप्रेसिंग दवाई कौन लेता है? इंग्लैंड टॉप ऑफ द लिस्ट।
हर 1000 में से 108 यानी 11% लोग एंटी डिप्रेसेंट दवाई लेते हैं, यानी स्ट्रेस दूर करने की दवाई लेते हैं 108 हर 1000 आदमी में से। और सारे यूरोप है, स्वीडन 105, स्पेन 92, डेनमार्क 84, बेल्जियम 83, फिनलैंड 81, ग्रीस 70, चेक रिपब्लिक 65, स्लोवेनिया, मतलब आप देखें पूरा। तो कहाँ लेके जा रहे हो दुनिया को भाई? यही मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। आपकी सपोर्ट की वजह से हम चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।